कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलीजन। सो जैसा कि टॉपिक शो कर रहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ रिलीजन tries to avoid conflict of any kind in a society. So there are certainly, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, सो सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मेजर रिलीजन के अंदर भी। जब से ये इल्हामी मज़ाहिब का सिलसिला शुरू हुआ है, आप जुडाइज़्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें, वहाँ पे आपस के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक अ, एक एक तरह से किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह से वो हमें मैनिफेस्टेड नज़र आता है, वो हमें अक्स उसका नज़र आता है और इसकी एक तारीखी बैकग्राउंड है। सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स और इसके ऊपर फिर स्ट्रगल्स भी हुई हैं। इसकी रीजंस क्या हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो इंटर रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट नहीं होने देते, डायलॉग को प्रमोट नहीं होने देते, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी क्या वजूहत हैं? नंबर वन, सो नंबर वन ये है कि डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं। डॉक्ट्राइन यानी अकायद का फर्क है, वैल्यू सिस्टम का फर्क है, जो आइडियोलॉजीज का फर्क है जो उसके नतीजे में पैदा होती है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है रिप्रेजेंटेशन का भी मसला है। और इकोनॉमिक अफेयर हो, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, वो जियोग्राफिकल इंटरेस्ट हो, उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों के मानने वाले हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इनकी वजह से वो इकोनॉमिक कैपिटल हो, वो सोशल हो, वो जियोग्राफिक हो, वो फाइनेंशियल हो, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लीड टू द डेवलपमेंट of other religious forces and external conflict. So उसके नतीजे में क्या होता है इन इन इंटरेस्ट के नतीजे में कि फिर जो मजहबी कुव्वतें कह लें उनका जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बेस्ड ऑन रिलीजन्स को रिलीजियस फोर्सेस कह लें, वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पर जियोग्राफिक इन्वायरमेंट की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की, नेशनल सिचुएशन और बाउंड्रीज का और खित्तों की डिवीजन करना और किस जो जियोग्राफिक लोकेशन में कौन सा मजहब डोमिनेट करेगा, इसके ऊपर भी आपस में। नंबर फाइव जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द पावर, पावर स्ट्रक्चर, रूल और रूलिंग और सुप्रीमेसी जो है वो दूसरे मजाहिब के ऊपर, हर मजहब की। तो वो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर और अथॉरिटी का ताल्लुक जो है वो बेस्ड ऑन रिलीजन, कि अपने रिलीजन को प्रमोट करना। सो इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी इंटरेस्ट जो हैं वो फिर जब क्लैश करते हैं तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो आपको बेशुमार किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जो नजर आएंगे, जिनकी बुनियाद है अगर आप ओरिजिन तक पहुंचे तो वो रिलीजन कहीं ना कहीं। नंबर वन दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टाइन, यानी कॉन्फ्लिक्ट है। मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, आज तक वो डिबेटेबल है, उसकी एक पूरी तारीख है। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का भी बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें उसकी इंटरवेंशन है, उनकी इकोनॉमी है, फिर उनकी और बहुत सारा तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ऐड करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इसी तरह ईरान इराक वार की अगर हम बात करें तो वहां पे कितने लॉसेस हुए कि दे वर इन इन मिलियंस में उसके ऊपर को लॉस हुए। वो सेक्टेरियन बेस्ड अपनी जगह पे, लेकिन फॉरेन इंटरवेंशन इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू a lot of differences and supremacy and internal external sectarian जो इश्यूज हैं दे आर इन्वॉल्व। सो इसी तरह फ़लस्तीनियन की अगर 2014 की बात करें तो फिगर आपके सामने है कि इतनी लाइव्स जो हैं वो वहाँ पे 2014 तक का फिगर है। सो जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं मेक कॉन्फ्लिक्ट मोर लाइकली और मोर इंटेंस। सो द मोर डाइवर्स अ कंट्रीज रिलीजियस पॉपुलेशन, द मोर वायलेंट इट्स डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट टेंडेड टू बी। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर जितनी पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी होगी तो लाइकलीहुड ये है, चांसेस ये हैं, प्रोबेबिलिटी ये है कि उतना सोशल ऑर्डर और वहाँ पे पीस को मेंटेन रखना या कॉन्फ्लिक्ट की अराइज होने के चांसेस उतने ज़्यादा उसमें
बढ़ जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो इंटरनेशनल वार्स जो आज तक हो चुकी हैं और डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी न किसी हवाले से एथनिक मिनॉरिटीज, और इसकी क्लासिकल एग्जांपल अगर आप ले लें तो इसमें कश्मीरी जो मुसलमान है, एथनिक मिनॉरिटी है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है हिंदुइज्म की तरफ से, वो भी इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि रिलीजन बेस्ड एक एथनिक मिनॉरिटी है जिसके साथ जो जुल्म है दैट इज बेस्ड ऑन हिंदुत्व प्रिंसिपल। तो ये एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल है। अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है ऑटोक्रेटिक रिजीम्स। अब रिजीम पे डिपेंड करता है कि अगर ऑटोक्रेटिक होगा, जैसे कि मैंने इंडिया की मिसाल दी कि फैशिस्ट गवर्नमेंट अगर वहां पे आएगी, ऑटोक्रेसी होगी, तो वो जो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज में लोग होंगे पर्टिकुलरली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जाएगी, उनके खिलाफ जुल्म और जबर और सितम और तशद्दुद वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट डेमोक्रेसी होगी, सोसाइटी एगैलिटेरियन होगी, सोसाइटी के अंदर को नॉर्म्स और जस्टिस और फ्रेटर्निटी का उनसर होगा, तो फिर कंपैरेटिवली वो सोसाइटी ज्यादा पीसफुल होगी और कॉन्फ्लिक्ट वहां पे दब जाएगा। इसी तरह ऑटोक्रेसीज एंगेज करती है हायर लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि जहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डिक्टेटरशिप होगी, दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन का लेवल बढ़ जाएगा और खास तौर पे जो एथनिक मिनॉरिटीज हैं वो फिर सफर करेंगी और उनके खिलाफ जो सब्जुगेशन है, जो परसिक्यूशन है, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑटोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं इन द वर्ल्ड, अगर हम देखें ओवरऑल, तो कंपैरेटिवली ये डिफरेंट स्टडीज रिसर्चेस में ये चीज प्रूव हुई है कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, यानी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल, कंपैरेटिवली यहां पे उनका कंपैरिजन जब थर्ड वर्ल्ड की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से किया जाता है, तो चांसेस ज्यादा जो पीस के हैं यानी कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करने के हैं, वो लिबरल डेमोक्रेसी से एज कंपेयर टू ऑटोक्रेटर या डिक्टेटर रिजीम में कम होते हैं, क्योंकि वहां पे वो जो तशद्दुद का अंसर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन का अंसर है, वो ज्यादा होता है ऑटोक्रेसी में एज कंपेयर टू लिबरल डेमोक्रेसी।